हेलो टीचर, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आया हूँ बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक जिसका नाम है वर्ण विचार। आज हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत देखेंगे हिंदी वर्णमाला, वर्ण, स्वर, व्यंजन, अयोगवा और संयुक्त व्यंजन को। ये जो टॉपिक है ना, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो भी हिंदी के जहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो आज हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, पहले जो हिंदी वर्णमाला जो है ना आपका, हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी वर्णमाला देखिए, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो वर्ण होते हैं ना, वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात आई कि वर्ण किसे कहते हैं, तो बिल्कुल डरिए मत, हम आपको जस्ट इसके आगे क्लियर करने वाले हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यानी बस इतना समझ लीजिए कि यदि वर्ण है ना, तो वर्ण के व्यवस्थित समूह को आप लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, एक व्यवस्थित ग्रुप को वर्णमाला कहेंगे। चलिए देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो ये होते हैं आपके 52, यानी कि 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से मूल स्वर 11 होते हैं। ठीक है, जिनमें से मूल स्वर 11 होते हैं और मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं। ठीक है, यदि आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछ दे कि नहीं हमें कुल स्वर बताइए, तो कुल स्वर आप लोग बताएंगे कि 13 होते हैं। ठीक है, यानी कि मूल स्वर 11 और कुल स्वर पूछे, कुल जहाँ पर कुल पूछ देना वहाँ पर 13 बताएंगे आप लोग। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आप लोग हिंदी वर्णमाला में पूछे कि हिंदी वर्ण में यानी कि कितने स्वर होते हैं, सिंपल से पूछे कितने स्वर होते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि यह स्वर आपके सिर्फ 11 होते हैं। अगर पूछे कि नहीं कुल स्वर बताइए, तो कुल की जगह आप बताएंगे 13 होते हैं। ठीक है, जैसे उसी तरह से यहाँ पर देख दिया है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो बताएंगे 33। सिर्फ सिंपल से पूछे कितने व्यंजन होते हैं, तो आप लोग बताना पड़ेगा 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर ही अगर पूछ दे कि नहीं हमें कुल व्यंजन बताइए, तो कुल व्यंजन की जगह क्या बताएंगे आप लोग कि 39 होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यानी कि अगर कुल वर्ड की बात करें, हिंदी वर्णमाला में अगर कुल वर्ड की बात करें, तो कुल वर्ड आपका देखिए कितने होते हैं, देखिए 13 प्लस कितने आपके 39। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर कि कुल स्वर आपके 13 और कुल व्यंजन आपके 39। अगर टोटल को यदि हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 52। ठीक है, कुल आपके जो वर्ड होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है ना, चलिए अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ देखिए, यहाँ पर आपका दिया है कि वर्ड। अब हम लोग वर्ड की आगे परिभाषा देख लेंगे। ओके, देखिए कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ये तो क्लियर है, यानी कि जो लैंग्वेज है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी अगर क्लियर आपका ये नहीं हुआ टॉपिक, तो जस्ट हम नीचे क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ठीक है, आप लघुत्तम इकाई ध्वनि बताएंगे, यानी कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम मतलब कि सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या आपकी है, ध्वनि है। अगर जहाँ भी क्वेश्चन पूछे उच्चारण की दृष्टि से, तो वहाँ पर बोलेंगे ध्वनि है। लेकिन देखिए, लेकिन लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो ध्यान दीजिएगा कि उच्चारण की दृष्टि से आपकी भाषा की छोटी इकाई ध्वनि होती है, और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग कि हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर दिख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। देखिए, ये वर्णमाला है आपका, तो पूछिए हिंदी वर्णमाला में, यानी कि हिंदी वर्णमाला जो बना है ना, वर्ण से मिलकर बना है वर्णमाला आपका। ठीक है, तो यानी कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखो दिए हैं कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जवाब आपका आएगा कि दो भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट भाग है आपका वो है स्वर, एंड सेकेंड भाग है वो आपका है व्यंजन। ठीक है, तो यानी कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि हिंदी वर्णमाला को सिर्फ दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। लेकिन देखिए यहाँ पर, लेकिन स्वर को यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है।
कौन कौन से? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपके लास्ट जो दिख रहे हैं यहाँ पर आपके प्लूत स्वर। ठीक है, यानी कि स्वर को 3 भागों में भी बांटा गया है। और देखिए उसी प्रकार व्यंजन, व्यंजन को भी 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, यानी कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से इन स्वर को यानी कि इन सभी टॉपिकों को बारी बारी से हम लोग क्लियर करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्वर वर्ड हम लोग सबसे पहले डिस्कशन यहाँ पर करेंगे स्वर वर्ड के बारे में। ठीक है, यानी कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे यहाँ पर आप लोग कि हिंदी वर्ड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका स्वर वर्ड है, दूसरा आपका व्यंजन वर्ड है। ठीक है ना, इसके लास्ट में देखिए स्वर वर्ड जुड़ रहा है, वर्ड स्वर वर्ड, तो बिल्कुल घबराइएगा मत। यहाँ पर देखो जुड़ रहा है आपका व्यंजन वर्ड, तो यहाँ पर भी मत घबराइएगा। ठीक है, तो हम लोग स्वर वर्ड को पहले देखेंगे कि स्वर वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है और स्वर वर्ड किससे कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर स्वर वर्ड जो है ना, जिस वर्ड के उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता न लेनी पड़े। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जिस वर्ड के उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ड कहते हैं, उसे स्वर वर्ड कहते हैं। यानी कि किसी अन्य का हेल्प नहीं लेना पड़े, किसी अन्य वर्ड का। ठीक है, ऐसा आपका कोई वर्ड जिसको बोलते समय, ऐसा वर्ड जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्ड की सहायता न लेनी पड़े, तो उसे हम लोग कहेंगे स्वर वर्ड। ओके, देखिए तो देखिए यहाँ पर स्वर वर्ड के बारे में अगर देखना चाहेंगे देख लीजिए, ये सारे आपके स्वर वर्ड हैं। ठीक है, अगर इसको आप लोग काउंट करेंगे तो पूरे कितने होंगे आपके? ये होंगे आपके 11। ठीक है, यानी कि स्वर और वर्ड आपके होते हैं मूल रूप से 11 ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कि स्वर के भेद। ठीक है, यानी कि स्वर के भेद, स्वर के भेद। स्वर आपके देखिए यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। अभी पीछे बताएं आप लोगों को ना कि 3 भागों में स्वर को बांटा गया था, तो वही आपका है, हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। यानी कि स्वर के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं, 3। ये दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर वर्ड में स्वर होते हैं, यानी कि वर्ड जो है, वर्ड में स्वर कितने होते हैं? तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर 11 होते हैं। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि वर्ड में कितने स्वर होते हैं तो 11 होते हैं। पीछे हम लोग देखे हैं मूल स्वर कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, कुल स्वरों की संख्या। अगर आपसे कुल स्वरों की संख्या पूछ दे, अभी पीछे हम लोग देखे हैं, क्या याद है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल 13 होते हैं। ठीक है, यानी कि कुल स्वरों की संख्या या आयोग व सहित स्वर। ठीक है, अगर आपसे कुल स्वरों की संख्या पूछे और आयोग वाह सहित पूछे, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग जवाब देंगे कि 13 होते हैं हमारे कुल स्वर। यानी कुल स्वर देखिए मूल रूप से तो 11 होते हैं, लेकिन उसमें यदि हम लोग आयोग वाह को भी जोड़ तो आपके टोटल आपके 11 हो जाएंगे। ठीक है, 13 हो जाएंगे आपके। ठीक है, जैसा क्लियर आपको हो गया होगा। यानी कि अगर आयोग वाह की बात करें तो आयोग वाह आपके अंग और अह, यदि हम लोग अंग अह को जोड़ देंगे तो टोटल आपके हो जाएंगे 13 स्वर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हर्ष स्वर। देखिए पहला फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। आप देखिए फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे हर्ष स्वर के बारे में। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? देखिए तो हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वर के उच्चारण को, जिन स्वर को बोलते समय बहुत ही कम समय लगे, ठीक है, जिन स्वर को बोलते समय बहुत ही कम समय लगे वो उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। और हर्ष स्वर यहाँ पर 4 होते हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। ये चारों क्या है आपके? हर्ष स्वर है। इन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका कि दीर्घ स्वर। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा स्वर जिन्हें बोलते समय ये हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे। इसमें देखिए इसमें क्या दिया आपका? 2 गुना टाइम। ठीक है, तो जिन स्वरों को बोलने में 2 गुना समय लगे उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? देखिए आ, जैसे यहाँ पर देखिए इसे तो आप लोग सिंपल सा बोलेंगे तो कम समय लगेगा। अ देखिए आ, ई, ऊ, ऊ,
ये सारे देखिए, इन सारे में ना टाइम ज़्यादा लग रहा है, इन यानी कि हर्ष स्वर के अपेक्षा यानी कि दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, यानी कि दीर्घ स्वर क्या है, बड़ा है हर्ष स्वर से। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे स्वर का, स्वर वर्ग का। स्वर वर्ग 3 होते हैं आपके, तो हम लोग पढ़ चुके हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। अब लास्ट टॉपिक क्या आपका है, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि कह रहा है ना कि प्लुत स्वर किसे कहेंगे, तो वह प्लुत स्वर, ठीक है, जिनको बोलते समय, वह स्वर जिसे बोलते समय हर्ष स्वर से 3 गुना समय ले, यानी कि ज़्यादा टाइम ले, सबसे अधिक समय ले, 3 गुना समय ले, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए कैसे इसे पहचानेंगे, नोट यहाँ पर नोट आपके लिए, कि जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है, उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3, यहाँ दिखा है आपको 3 लिखा जाता है। यानी कि जिस स्वर का उच्चारण प्लुत रूप में किया जाता है, यानी कि जिन स्वर को आप लोग ना प्लुत के शब्द में यूज करेंगे, ठीक है, प्लुत स्वर के रूप में यूज करेंगे जिन स्वर को, उनमें हमेशा देखिए उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। जैसे देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ओम, देखिए यहाँ पर 3 लिखा है क्या आपका, ओ, यहाँ पर 3, फिर म, यहाँ पर रो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर म, यहाँ पर भय, यहाँ पर आपका दिया है 3, यहाँ पर या। ठीक है, यानी कि देखिए इसे बोलते समय बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपको। इसे इसको बोलिए, ओम को बोलिए, ओम, मतलब जब तक आपकी सांसें पूरे मतलब कि कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप बोलते जाएंगे ओम। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को बुलाना ही हो, जैसे भैया, मान लीजिए यहाँ पर दिया भैया बुलाना हो, तो आप लोग खूब जोर से चिल्लाएंगे भैया, ऐसे पूरा लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी ज़्यादा समय तक चिल्लाएंगे। ठीक है, यानी कि प्लुत स्वर में ना टाइम ज़्यादा लगता है, जब तक बुलाएंगे, मतलब कि मान लीजिए कोई दूर है भैया कहीं आपके, या कोई आपका पापा खेत में काम कर रहे हैं, उनको बुलाना है तो ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ देंगे, जब तक आवाज़ देते रहेंगे जब तक उनको पहुँच ना जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। ओके, अब देखो ध्यान दीजिए, आप कुछ आपकी यहाँ पर देखिए कुछ ट्रिक यहाँ पर मिला है आपको। देखिए हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अगर आपसे पूछ दे कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो आप लोग बताएंगे प्लुत स्वर है। तो ये प्लुत स्वर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि प्लुत स्वर में ना ज़्यादा टाइम लेता है, और दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लेता है। ठीक है, और देखिए सबसे छोटा आपका हर्ष स्वर होता है। ठीक है, यानी कि प्लुत स्वर जो होता है ना, वो हर्ष स्वर से 3 गुना समय लेता है, और दीर्घ स्वर जो होता है वह हर्ष स्वर से 2 गुना समय लेता है। सबसे बड़ा स्वर आपका प्लुत स्वर होगा, और इससे छोटा आपका दीर्घ स्वर होगा, और सबसे छोटा आपका हर्ष स्वर होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर आपको हो गया होगा। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे, स्वर तो हम लोग कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग व्यंजन को। देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग स्वर को पढ़ चुके हैं कि स्वर 3 होते हैं आपके, स्वर किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। हम लोग व्यंजन को देखेंगे। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुक कर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों को बोलते समय हम लोग स्वर की सहायता लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम जिन वर्ण को बोलेंगे ना, अगर उसमें अगर आपका स्वर आ जा रहा है, यानी कि स्वर की सहायता से मैं वर्ण को बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर आपका होगा व्यंजन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। आपको हम जस्ट सिखाए थे, हिंदी में मूल व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ व्यंजन ऐसे आपके ऐसे कुल व्यंजन पूछे तो 39। ठीक है, अगर मूल व्यंजन पूछे तो 33। ठीक है, चलिए देखते हैं व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद आपके 3 होते हैं, कौन कौन से, देख, पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा होगा अंतस्थ व्यंजन, एंड तीसरा होता है आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ना, वो आपके होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आपके 4, और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो आपके होते हैं 4। चलिए इन तीनों के हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा यहाँ पर है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण
करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसे ज़्यादा याद मत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए कि माने कि जिन व्यंजनों को बोलते समय अगर आपका कंठ का सहायता लेना पड़ रहा है, तालु का सहायता लेना पड़ रहा है, मूर्धा का, दांत का, ओठ का, ठीक है, तो उन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहेंगे। देखिए कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट आपके लिए कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं तो क से लेकर म तक। ठीक है, क से शुरू होगा आपका और म तक खत्म होगा आपका। तो क से लेकर म तक सभी आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है तो 5 भागों में बांटा गया है स्पर्श व्यंजन को। कौन कौन से देखिए, इसमें का जो फर्स्ट आपका है वो दिख रहा होगा कि ये क वर्ग, दूसरा आपका च वर्ग, तीसरा आपका ट वर्ग, चौथा आपका त वर्ग, पांचवा आपका प वर्ग। ये सारे आपके क्या हैं कि स्पर्श व्यंजन के भाग हैं यहाँ। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने भाग होते हैं 5 होते हैं। यानी कि देखेंगे, देखिए इसमें क ख ग घ अंग्या, यहाँ पे इनका देखिए ये आपके 5 होते हैं। गिनेंगे काउंट करें 5 होंगे, 5 ये, 5 ये, 5 ये और 5 ये और 5 ये, यानी कि 25। यहाँ देखिए 5 5 5 दूना 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, टोटल जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे आपके। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं आप बनाया हूँ आप लिए कुछ समझने के लिए कि नसिका यहाँ पर आपका है, ये दंत है आपका, ये ओष्ठ है, ये कंठ है आपका। ठीक है, जहाँ से इसको ध्वनि यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपकी ये तालु है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका मूर्धा है आपका, जो कठोर भाग होता है आपके ना, जो आपके जीभ के ऊपर का जो कठोर भाग होता है ना, वो आपके मूर्धा कहलाएगा। फिर ये तालु आपका है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है तो आप लोग बताना पड़ेगा कि कंठ से होता है। ठीक है, यानी इन्हें बोलते समय ना कंठ का सहायता लेना पड़ेगा। और च वर्ग का इनका उच्चारण कहाँ से होता है तो च वर्ग का उच्चारण होता है तालु से। ठीक है, जब भी इसे बोलेंगे तो तालु का सहायता लेना पड़ेगा। और ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है तो मूर्धा से होता है, लेकिन मूर्धा का सहायता लेना पड़ेगा इन लोगों को बोलने के लिए। ठीक है, और उसी तरह से त वर्ग का दांत का सहायता लेना पड़ेगा। प वर्ग का यहाँ पर देखिए ओष्ठ का सहायता लेना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे करके, देखिए मान लीजिए यहाँ पर दे देगा आपको, यहाँ पर दे देगा आपको प, और प देने के बाद इसमें से पूछ देगा कि किस वर्ग का ये आपका वर्ड है। ठीक है, तो बताना पड़ेगा यहाँ पर कि नहीं ये मेरा प वर्ग का क्या है स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर सबको हो गया होगा। अगर इसको आप लोग देखिए क्रम से याद करना पाएंगे तो क्रम से, तो इसके लिए एक ट्रिक है क च तप, यानी कि क च ट तप, कटच कचट तप, ये क्रम से ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, काम करेगा। तो चलिए आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों का स्पर्श व्यंजन खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो अब हम लोग अंतस्थ व्यंजन को, चलिए तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। मतलब फर्स्ट पॉइंट तो हमारा स्पर्श व्यंजन था, और सेकेंड पॉइंट जो है आपका व्यंजन का वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं ध्यान दीजिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखिए ये एक तरह से परिभाषा आपका है। ठीक है, यानी कि स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है क्या आपका अंतस्थ व्यंजन, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने आपके होते हैं ध्यान दीजिए, ये होते हैं आपके 4। कौन कौन से, य र ल व, य र ल व, ये सब क्या आपके अंतस्थ व्यंजन है। आपसे क्या में पूछ भी देता है कि इसमें से कोई एक आपका य दे देगा, बाकी अलग से दे देंगे आपके व्यंजन, और पूछेंगे कि इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए कि अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, य र ल व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पर ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म यानी कि गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि हीट, यानी कि जिन व्यंजनों को बोलते समय, उच्चारण करते समय, पढ़ते समय मुंह से, ठीक है, यद्यपि गर्म हवा निकले, यानी कि ऊष्मा निकले, गर्मी पैदा हो, उससे हम लोग कहेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं। कौन कौन से, स, देखिए आपका ये स, फिर स, ह,
ये सब क्या सब आपके हैं, ये सारे उष्म व्यंजन है। इससे जब भी बोलेंगे आप मुख से तो गर्म हवा निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे पकड़ लेंगे आप लोग कि हाँ ये उष्म व्यंजन है। आइए हम लोग यहाँ पर कुछ और टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग आयोगवाह को, कि आयोगवाह किसे कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा ये व्यंजन भी खत्म हो गया, अब हम लोग आयोगवाह को देखेंगे। तो आयोगवाह आपके होते हैं दो, ठीक है। चलिए तो इसका देखते हैं आयोगवाह का अर्थ क्या है। तो अ के योग से जो अर्थ वहन करे, यानी कि अ के योग से, यानी कि अ को सहायता से, यानी कि अ को जोड़कर, ठीक है, अ के योग से जो अर्थ वहन करे, जो आपका अर्थ बोला जाए, ठीक है, यानी कि अ को जोड़कर, अ को हेल्प लेकर जो अर्थ आपका बोला जाए ना, उसे हम लोग कहते हैं अयोगवाह। देखिए दूसरे शब्दों में समझ लीजिए इसे, कि किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह होते हैं। यानी किसी स्वर के योग से, यदि किसी स्वर को हम लोग यदि जोड़ दे रहे हैं, किसी स्वर को हम लोग मतलब कि किसी स्वर के हेल्प से, ठीक है, किसी स्वर के हेल्प से यदि जो आपके सार्थक शब्द बनते हैं, सार्थक मतलब कि सही शब्द बनते हैं, यानी कि सही उच्चारण उसकी हो रही है, तो उससे हम लोग कहेंगे अयोगवाह। ओके, देखिए अयोगवाह आपके मूल रूप से दो ही होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, अंग और अह, अंग और अह। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, अंगार, अंगार में देखिए चंद्र बिंदी लगी है ना, अंगार। यहाँ देखिए प्रातः, प्रातः में देखिए ये बिंदी लगी है ना आपकी, ये प्रातः, ये आपके सभी क्या है, सब ये सब आपके अयोगवाह हैं। अंधेरा, अंधेरा में देखिए चंद्र बिंदी लगी है, तो ये भी क्या आपका है, ये भी एक अयोगवाह है, ठीक है। लेकिन मूल रूप से आपके ये दो ही होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें तीन यहाँ पर लिख दिए आप लोगों के लिए, कि ये भी क्या आपका एक तरह से ये भी अयोगवाह है, ये भी अयोगवाह है, और चंद्र बिंदी भी क्या है, एक अयोगवाह है। लेकिन मूल रूप से आप लोग दो को ही मानिएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको दो ही बताना पड़ेगा। अगर हम लोग अयोगवाह की भेद की अगर बात करें, देखिए कि अयोगवाह के भेद कितने होते हैं, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अयोगवाह के भेद आपके तीन होते हैं। कौन कौन से, देखिए जो फर्स्ट होगा वो होगा अनुस्वार, सेकेंड होगा आपका विसर्ग, एंड थर्ड होगा आपका अनुनासिक, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि अनुस्वार, अनुस्वार जो है आपका यानी कि अयोगवाह, अनुस्वार अयोगवाह जो है, देखिए अनुस्वार का चिन्ह बिंदु, देखिए ये होता है आपका ऐसे, ऐसे दोनों तरफ छोटा कोष्ठक से बंद कर दीजिए, ठीक है। ये होता है चिन्ह, चिन्ह बिंदु, देखिए ये होता है आपका, ठीक है, छोटा कोष्ठक ऐसे होता है। जैसे में हंस, अंश, कंचन, देखिए हंस में यहाँ पर चंद्र बिंदी, देखिए एक बिंदी आई है, जस्ट बस यहाँ पर सिंपल सी बिंदी आई है, जैसे यहाँ पर ऐसे करके, ठीक ना, बिंदी एक आई है इस तरह से करके आपका। तो मतलब कि देखिए हंस में ये क्या है, आपके जो बिंदी आई है, ये भी बिंदी है, ये भी बिंदी है, तो ये सारे आपके अनुस्वार हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। जब भी इसको आप बोलेंगे तो नाक से सहायता लेना पड़ेगा, जैसे कि हंस, अंश, कंचर, यानी कि नाक से, यानी कि इसका साउंड निकल रहा है आपका, ठीक है। चलिए अब लोग देखते हैं विसर्ग के बारे में। देखिए विसर्ग को देखिए ऐसे पहचानेंगे, ये आपका है विसर्ग, अ में ऐसे दो ठे आपकी क्या रहेगी, बिंदी रहेगी। विसर्ग का चिन्ह ये होता है, देखिए छोटा कोष्ठक कैसे रहेगा, दो बिंदी से लगी रहेगी, इसे हम लोग विसर्ग कहेंगे। जैसे देखिए प्रातः, प्रातः में जो दो बिंदी लगी हुई है ना, ये विसर्ग है। नमः, नमः में दो बिंदी लगी है, ये भी विसर्ग है। अंतः, ये भी आपका विसर्ग है। निःशुल्क, जैसे लिखते हैं आप लोग निःशुल्क ना, तो निःशुल्क में आपका जो बिंदी है ना, इसे बोलते हैं विसर्ग। ओके, आदि बहुत सारे होते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग अनुनासिक के बारे में। देखिए अनुनासिक का, देखिए ये चंद्रबिंदी जो होता है ना, चंद्रबिंदी को अनुनासिक कहते हैं। देखिए एक बिंदी रहेगा तो अनुस्वार बोलेंगे, ठीक है, अनुस्वार आपके अयोगवाह होंगे। और यहाँ पर देखिए ऐसे दो बिंदी इस तरह से रहेंगी आपकी, तो विसर्ग अयोगवाह बोलेंगे। अगर आपके यहाँ पर चंद्र बिंदी रहेगी तो उसे अनुनासिक अयोगवाह कहेंगे। देखिए तो अनुनासिक का चिन्ह जो होता है वो चंद्र बिंदी होती है, ठीक है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ओके, जैसे आँख, गांव, साफ आदि। आँख में हम लिखे ऐसे ना चंद्रबिंदी लगाकर, गांव में चंद्रबिंदी लगाया हुआ है, साफ में चंद्रबिंदी लगा हुआ है, ये सारे आपके अनुनासिक के एग्जाम्पल हैं। ओके, चलिए लास्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ से आपकी टॉपिक खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोग की संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने आपके होते हैं, वो होते हैं आपके 4। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि आपके दो अलग अलग व्यंजन रहेंगे, उनको जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, एक संयुक्त व्यंजन बनाएंगे। यानी कि संयुक्त मतलब कि एक मिक्सचर, यानी कि मिक्स व्यंजन,
जो मिक्सचर हो, जो मिला हुआ हो, ठीक है, उससे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, जब भी आपसे पूछिए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, हम बताएंगे 4। कौन कौन से, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए क है आपका, क, ठीक है, इसमें क में हम लोग आधा क और मूर्धन्य स जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका 6 बनेगा। उस तरह से आधा त और प्लस र जोड़ेंगे तो क्या होगा त्र बनेगा। आधा ज और इया जोड़ेंगे तो ज्ञ बनेगा। आधा स बड़का स और यहाँ पर र जोड़ेंगे तो स्र बनेगा। यानी कि यहाँ पर आपके छ, त्र, ज्ञ, यहाँ पर स्र, ये 4 आपके क्या हैं, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जल्द से जल्द आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अन्य बच्चों को भी बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।